तो आज वैसे भी 1.5 आवर की क्लास होती है और तुमने टाइम लगा रहे हो बेटा। चलिए बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। आज की कक्षा में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ने वाले बच्चों के बाद ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी आप लोगों को। कृपया करके बहुत ध्यान से सुने, ठीक है? बहुत ध्यान से इसको सुनने और समझने की कोशिश करें। लेट मी सेव दिस ऑल्सो। सी इधर आएंगे भाई सभी बच्चे और कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करें। बच्चे इधर देखेंगे बोर्ड पे, बेहद आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपकी नज़र भर के इसको देखना है और कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाना है। टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। सुन ले भाई, इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो इस चैप्टर में हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लेबोरेटरी वर्क होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेशन में नहीं लाते, हम लोग किसको लाते हैं बेटा? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन को। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग यूज़ नहीं करने वाले। किसको यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी को। ये शब्दों को समझना पड़ेगा बेटा जी। ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी वर्ड यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखो जो एंथैल्पी टर्म है ना, ये खुद ही अपने आप में टेम्परेचर पर डिफाइंड होती है। यानी कि जो 0 केल्विन पर डिफाइन हो उसका नाम आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बात समझ में आ रही? यानी कि 0 केल्विन पर डिफाइन होने वाली चीज़ें। और मैंने आपको बोला कि जो किस टेम्परेचर पर डिफाइंड होंगी बेटा, बताओ सर। जो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिफाइन होंगे उनको आपने क्या नाम देना है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। ये बेसिकली एंथैल्पी का चेंज होता है। क्या होता है? एंथैल्पी का चेंज होता है। क्या होता है? एंथैल्पी का चेंज, राइट? एंथैल्पी का चेंज होता है। और एंथैल्पी चेंज के अलावा आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, यहाँ लिखते हैं ईजी। ईजी बोले तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ बेटा बेकार में ही ऑनलाइन आते हैं भाई। आप लोगों को बोला हुआ है कि मैंने ऑफलाइन आए, अब वे क्या चाहते हो बेटा बताओ? अब सेंटर से हटाना शुरू कर दूं मैं कुछ बच्चों को? भाई क्या कर रहे हो बताओ? हमारा तो मार्केट फीडबैक खराब कर दोगे तुम इस तरीके से। कभी आओगे कभी नहीं आओगे तो क्या सीख पाओगे? कुछ नहीं। आपको रेगुलर बेसिस पर आना पड़ेगा बेटा और प्रॉपर नोट्स रखने पड़ेंगे। और जो बच्चा आज 30 क्वेश्चन करके नहीं लाया होगा मैं उसको नेक्स्ट 3 क्लासेस के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ भाई, ठीक है? ये समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आज तो ज़्यादा क्वेश्चन करने थे, थर्सडे ना, 50 थे आज तो, याद आ गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सुन लो, पहले टॉपिक को आगे बढ़ाने दो प्लीज़। भाई बहुत बड़ा टॉपिक है, नहीं आएगा पूरा होगा नहीं, फिर शांति से सुनिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको मैं बोल रहा हूँ उसकी रिप्रेजेंटेशन लिखी है मैंने डेल्टा एच ऑफ ई जी। और भैया इसको सिंपली क्या लिख देते हैं? ई ए लिख देते हैं। थोड़ा भावनाओं को समझे, महा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मैंने तुमसे कहा कि तुम एक एटम हो। सुनो बेटा जी ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक एटम है, मान लेते हैं। एटम में क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको फिल कर देते हैं कि ये क्या है? एक एटम है बेटा, है ना? इस एटम के अंदर आप लोग पहले से ही जानते हो कि एक क्या मिलने वाला है तुम्हें? न्यूक्लियस मिलने वाला है, ठीक है? अब मैंने क्या बोला? एक बाहर इलेक्ट्रॉन टहल रहा है आराम से। इस इलेक्ट्रॉन ने इसके न्यूक्लियस को देखा और आंखों ही आंखों में बॉन्ड बनाने की सोची। तो ये जाएगा इसकी सरफेस पे टकराएगा। टकराएगा कि नहीं टकराएगा? टकराने से क्या होगा? इसकी एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। जब ये आके टकराएगा तो यहाँ से एक एनर्जी रिलीज होगी। और आप सिस्टम को समझे कि जब सिस्टम की एनर्जी कम होती है ना तभी स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके इससे एनर्जी को बाहर निकाल रहा है। उसी एनर्जी का नाम क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या नाम है इसका बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं अंग्रेजी में लिखूंगा तो शायद ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ध्यान से सुनना। मैंने लिखा द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ध्यान से सुनो, लिखने का नहीं है पहले। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन
इलेक्ट्रॉन, कहीं कहीं किताब में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, राइट। एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड ऑन एन आइसोलेटेड गैसियस और न्यूट्रल एटम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? आप लोग जानते हो कि जितनी भी एंथैल्पी का चेंज है उसके लिए एक मैंने कंडीशन बताई थी। क्या कंडीशन थी वो? आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। उनका क्या होना जरूरी है बेटा जी? आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम होना जरूरी है। एक बार दोबारा सुन लो, एक ऐसा एटम जो कि आइसोलेटेड गैसियस और न्यूट्रल है, उसका और किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, या मैं कहूँ नेग्लिजिबल इंटरेक्शन है। जब ये एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। उसी रिलीज को एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और मैं डाल के मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ? द टोटल एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान जो भी एंथैल्पी का चेंज हुआ है उस एंथैल्पी चेंज का नाम होता है डेल्टा एच ऑफ ईजी। कहीं कहीं यहाँ ईजी यहाँ लिखते हैं, कहीं कहीं यहाँ लिख देते हैं, भावनाएं बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बता दो जरा? इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स और नॉट? बोलो भाई। तो अगर मुझसे कोई पूछता है क्या कोई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी में अंतर है, तो मेरा एक ही आंसर होगा, कोई अंतर नहीं है। दे आर सेम बाय देयर मैग्नीट्यूड। लेकिन साइन में अगर मैं देखूंगा तो माइनस का अंतर आ जाएगा। वो कैसे है मैं आपको सिखाता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे बच्चों, मैं मान लेता हूँ ये क्लोरीन एटम है जो कि गैसेस स्टेट में है। इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और ये भाई साहब कन्वर्ट हो गया Cl- में। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं? ऐसा करने पर क्योंकि इसको स्टेबिलिटी मिल रही है, Cl- नोबल गैस बन चुका है, हाँ या ना? तो इसने स्टेबिलिटी के चलते ये काम किया और इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये अपने अंदर से एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। जब ये अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करेगा प्यारे बच्चों, तो उस रिलीजिंग एनर्जी का नाम होगा क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसमें जो एनर्जी निकलेगी यहाँ से, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर, ध्यान से सुनना। इसमें जो एनर्जी यहाँ पर निकलेगी उस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम क्या होगा? बहुत ध्यान से सुनना। उस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू में मान लेता हूँ क्या मिलेगी? मान लेते हैं प्लस, मेरे हिसाब से 316 कुछ किलोजूल पर मोल होती है, ठीक है, जहाँ तक मुझे डेटा याद आ रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि ये 316 या 320 है, मुद्दा ये है कि सर ये एनर्जी प्लस में रिलीज हुई। कहीं कहीं आप देखेंगे तो यहाँ ये ना लिख के यहाँ प्लस में एनर्जी लिख के दे देंगे, यानी कि एनर्जी ऑटोमेटिकली रिलीज हो रही है, आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ रही, राइट। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म लिखना चाहूँ तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहाँ से नेगेटिव बनेगा, गेन होगा, और इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। तो इस बार मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो एनर्जी की वैल्यू आएगी ये आएगी इतना कुछ। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ या ना में जवाब दे दो। तो क्या सीखे पूरे कॉन्सेप्ट से बताओ, क्या सीखे? हम लोग एक बात सीख चुके हैं, क्या? कि सर ये तो तय है कि जो डेल्टा एच ऑफ ईजी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, बाय देयर मैग्नीट्यूड दे आर सेम। बट अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूँ तो फिर ये डेटा आप लोग इक्वेट कर सकते हैं विदाउट मैग्नीट्यूड, मतलब विद मैग्नीट्यूड विद साइन। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यानी कि अगर किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिवन है और आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालनी है तो दिस इज वेरी सिंपल टू यू। आप क्या करें, बस उसको माइनस करके लिख दें। क्या शब्द समझ में आ गए भाई सभी बच्चों को? माइनस, ठीक है बेटा, ये गेम समझ में आ गया। पहले पूरा सुनेंगे सभी बच्चे, फिर इसके बाद कोशिश करेंगे जो डाउट्स हैं वो पूछें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अगली बात बता नहीं जा रहा था, बस वो तुम्हारा डाउट था। बहुत ध्यान से समझेंगे सभी। तो ये डेटा समझ में आ गया? हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। इधर आएंगे सभी, सुनो भाई सभी, बहुत ध्यान से सुनो। अब एक काम कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसके आगे मूव करते हैं। वैसे मैं ना आपको एक रिलेशन भी बता देता हूँ छोटा सा, ये किरचॉफ्स इक्वेशन से आता है। किरचॉफ्स इक्वेशन थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन है बेटा जी, ठीक है। वो कहती है कि जो एंथैल्पी है ये बराबर होगी
माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यहाँ लिखा जाता है -5/2 ऑफ RT। आप पुरानी पिक्चर को अगर याद करो तो मैंने एक ऐसा ही रिलेशन लिखवाया था। कहाँ पे लिखवाया था आपको? आयोनाइजेशन एनर्जी में। वहाँ लिखा था आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस 5/2 ऑफ RT। इसमें R क्या है बच्चे? गैस का कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.314 या 25/3। टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने लिखवा दिया ताकि आप लोगों को रिलेशन आगे के लिए याद रहे कि इनका डेटा आप लोग कैसे देखते हो। राइट, सी इधर आएंगे सभी बच्चे और सीखने की कोशिश करें। काम की बात अब शुरू कर रहा हूँ, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। मैंने बोला कि मान लीजिए मेरे पास, सुनो ध्यान से सभी बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना भाई। मैंने बोला कि यहाँ पर है मेरे पास, सुनना ध्यान से, ऑक्सीजन है, जो कि अपने आप में कौन सी स्टेट में? गैसियस में। इसने एक इलेक्ट्रॉन को बेटा गेन किया, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद भाई चला गया O- में, चला गया होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे हाँ या ना? मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, इसके पास एक एनर्जी निकली होगी, यह बात आप जानते हो। मैंने बोल दिया यहाँ से एक एनर्जी निकली है, जिसको मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। सही है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ से एक एनर्जी रिलीज ही तो होगी। जब आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एनर्जी क्या होती है? फर्स्ट स्टेप में रिलीज होती है। अब मेरी एक बात सोचना आप लोग, बस बताना मुझे ये बात सही है गलत है। एक एटम पर माइनस चार्ज है पहले से ही, एक एटम खुद के ऊपर क्या चार्ज है बेटा? माइनस चार्ज है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बताओ ये इलेक्ट्रॉन इस माइनस को रिपेल करेगा या माइनस इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा? नहीं करेगा। तो हम लोगों को बोलना चाहिए यहाँ पर इंटर का मतलब होता है एक अपना एक दूसरे का, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है या नहीं? इसका मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से ये अपने आप तो इसके ऊपर आने से रहा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी, नहीं लगानी पड़ेगी? इसका मतलब अब रिएक्शन चेंज हो जाएगी। अब रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से जब ये वैल्यू चलेगी तो ये वैल्यू कैसी नजर आएगी? सर ये वैल्यू नजर आएगी -2, और ये टर्म कैसी नजर आएगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। तो मैं एक बात लिख दूं, अगर मेरी नज़र में पहली रिएक्शन अपने आप हो रही थी, तो जब पहले अपनी रिएक्शन अपने आप होती है ना बेटा जी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एनर्जी ये दोनों आपस में क्या है? माइनस। तो समझना पड़ेगा कि ये वाली बात क्या होगी बेटा जी? पहले प्लस होगी कि नहीं होगी? लेकिन यहाँ जब डेटा आएगा तो ये डेटा आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, डेल्टा H ऑफ Eg 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो इसको कैसा लिखना चाहिए? डेल्टा H ऑफ E ऑफ 2 की वैल्यू क्या रहेगी बेटा जी? यहाँ पर प्लस रहेगी। एक बार दोबारा सुन लेंगे सभी बच्चे, मुझे पता है कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि वो बेसिक फंडामेंटल से नहीं खेलते, इसलिए कन्फ्यूजन उनके दिमाग में तैयार होगा। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू O-, ऐसा करने से एनर्जी को रिलीज हुआ होगा। एनर्जी रिलीज का मतलब हो गया सर कि रिएक्शन कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक हो गई, और एक्सोथर्मिक का मतलब है डेल्टा H की वैल्यू क्या हो गई? माइनस। और अगर ये वैल्यू माइनस हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने आप में क्या रही होगी? प्लस। क्या सीख पाए? बच्चे क्या काम करते हैं? बच्चे काम करते हैं एंथैल्पी, मैं बोल रहा हूँ रिलीज हुई होगी तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। बच्चा सोच लेता है E की वैल्यू नेगेटिव है, बस खत्म, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। फिर इस बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक इमेजिनरी प्रोग्राम है, असली प्रोग्राम क्या है? एंथैल्पी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप लोग टेम्परेचर देकर या टेम्परेचर रिलीज कर ही वैल्यूज को कैलकुलेट करते हो। तो जो रियल और लेबोरेटरी डेटा है वो किसका है बेटा जी? एंथैल्पी का है। आप वैल्यू को रिलेट करके फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे की कहानी है, डोंट वरी, शांत रह अभी। हाँ हाँ, अब बहुत ध्यान से सुनो बेटा, ये गेम समझ में आ गया आप लोगों को? मैं क्या सिखा रहा हूँ पहले पूरा तो हो जाने दो यार, कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ा लेने दो, फिर डाउट पूछोगे तो मज़ा आएगा। देखो ज़रा ध्यान से, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक। मैंने बोला जो सेकंड होती है ना, ये ज़्यादा होती है, ज़्यादा। अगर ये माइनस में तो माइनस में ज़्यादा, और ये प्लस में तो प्लस में ज़्यादा, ठीक है। मैं एक नॉर्मल बात पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अगर आप समझ पाओ तो अच्छा लगेगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अब यहाँ ऑक्सीजन मान लो गैसियस थी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो गई है? O-2 में चेंज हो गई है। और नो डाउट इसमें एक एनर्जी रिलीज या गेन जो भी हुआ होगा वो एक टर्म नज़र आ रही है, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये वाली एनर्जी, इसका मतलब टोटल एनर्जी हो गई, तो मुझे बताइए टोटल एनर्जी में क्या क्या सम्मिलित है। अगर वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 1 है प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 2 है,
तो निश्चित है कि पहली एफिनिटी क्या रहती है बेटा, प्लस, और दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहती है, बहुत ही माइनस। इसका मतलब क्या हो गया कि ईटी की वैल्यू लेसर देन 0 होगी। लेकिन यही प्रोग्राम अगर मैं ऐसे लिखता, जो ईटी है उसको इन द टर्म ऑफ डेल्टा एच लिखता, तो डेल्टा एच ऑफ 1 प्लस डेल्टा एच ऑफ 2, तो मुझे बताओ डेल्टा एच ऑफ 1 क्या था बेटा, माइनस, और डेल्टा एच ऑफ 2 क्या था, प्लस, और बहुत ही प्लस, और बहुत बहुत ज़्यादा प्लस। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू रहने वाली है ये ग्रेटर देन 0 रहने वाली है। अर्थात मैं ये बात लिख दूँ, क्या मैं ये बात लिख दूँ कि इट इज़ ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि जो प्रोसेस जिसका नाम आप क्या बोल रहे हो, जिसका नाम आप लोग क्या बोल रहे हो बताओ, जिसका नाम आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसकी वैल्यू प्लस होने का मतलब ये रिएक्शन कैसी हो गई सर, ये रिएक्शन हो गई एंडोथर्मिक। कैसी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अरे हाँ या ना में जवाब दे दो। अब मैं यहाँ एक बात आपके जहन में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोग सीख पाओ तो। बेटा ध्यान से सुनो, बहुत करोड़ों रुपए की बातें चल रही हैं, बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर तुम मोनो एनाइन बनाना चाह रहे हो, यानी कि एक एनाइन, तो डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा माइनस होगी, रिएक्शन विल ऑलवेज एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर आप बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, पॉली एनाइनिक स्पीसीज बनाना चाह रहे हो तो डेल्टा एच इज ऑलवेज प्लस, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट एंडोथर्मिक प्रोसेस। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स और नॉट? पल्ले पड़ गई ये बात मैं क्या कह रहा हूं? एक बार दोबारा सुन लीजिए, किसी भी एक को याद कर लो, छोड़ो, ठीक है, किसी भी एक को, आइदर डेल्टा एच और ई ए। मेरा ऐसा मानना है जो नेचुरल है, जो कैलकुलेट होता है, आप उसको कैलकुलेट करें तो ज़्यादा अच्छा है, यानी कि डेल्टा एच। मेरी नज़र में एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने का मतलब है यहाँ से एनर्जी का रिलीज, और एनर्जी का रिलीज का मतलब है, इसको भूलो अभी, डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, माइनस, क्योंकि आपने सुना है एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एनर्जी अपने आप रिलीज हो। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एनर्जी आपको देनी पड़े, राइट। तो अगर डेल्टा एच पहली का माइनस है और दूसरी का बहुत ज़्यादा प्लस है, तो बताइए फाइनली जो डेल्टा एच की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, प्लस रहेगी ना। और प्लस रहने का मतलब क्या है कि अब एक एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, नॉट ओनली वन एनाइन, ये O-2 में कन्वर्ट हो रहा है। यही रीज़न है कि यहाँ पर डेल्टा एच की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, प्लस रहेगी। और प्लस रहने का मतलब, ओवरऑल प्लस रहने का मतलब है रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। शब्द समझ में आए भैया? इसमें ज़्यादा माथा मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो है, कॉन्सेप्ट तो इसके अंदर बैठा हुआ है। अब डाउट पूछो अपने, अब रुक जा अभी, क्योंकि ये तो फैक्टर्स में आ जाएगा। और तो वो तो दूसरे स्टेप में करनी पड़ेगी ना, पहले में थोड़ा। पहला जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, बाकी सभी क्या मिलेंगे, एंडोथर्मिक। शब्द समझ में आ गए भाई सभी को? अरे गेम समझ में आया? बोलो हाँ या ना। आप डाउट पूछो अब। क्लियर है ना? मैं कह रहा हूँ ना, बस ध्यान से भरोसा रखो। देखो मैं एक तरीके से और इसको क्लियर कराता हूँ, घबराइए मत। अगर जिनको हम पर भरोसा है वो बच्चा घबराए बिना काम करता है और अच्छा काम करता है। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखें कॉन्सेप्ट को। एक छोटा सा सवाल कराता हूँ, चल ये सवाल दिखाई दे रहा है सभी को? मैं आपसे कह रहा हूँ नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, तो बताओ क्या ये पॉली एनाइनिक स्पीसीज में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है या नहीं हो रहा? जब ये पॉली एनाइनिक स्पीसीज में कन्वर्ट हो रहा है तो आपसे पूछा है कि डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो एंथैल्पी की वैल्यू क्या रहेगी? ऑब्वियसली प्लस रहेगी, क्योंकि पहली माइनस होती है और बाकी जितनी भी आएंगी वो बहुत 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 प्लस होती हैं। तो ओवरऑल डेटा क्या आएगा? प्लस। और प्लस आने का सेंस समझ में आ गया सभी बालकों को? प्लस आने का सेंस क्या है बताओ सर? प्लस आने का सेंस है कि रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। और रिएक्शन अगर प्यारे बच्चों एंडोथर्मिक है तो ये बात निश्चित है कि यहाँ पर ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ या ना? और इसके अलावा अगर डेल्टा एच और डेल्टा ई ए में रिलेशन देखूं तो नेगेटिव होता है, तो ऑब्वियस है सर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? लेसर देन 0। अरे अब तो क्लियर हो गया, कोई दुख दर्द तो नहीं है यहाँ तक? पक्का? तो यहाँ नोट डालकर लिख दूं क्या? यहाँ नोट डालकर लिख दूं क्या कि अगर तुम्हारे पास न्यूट्रल एटम है, कैसा एटम है बेटा जी? न्यूट्रल एटम है। अगर तुम्हारे पास न्यूट्रल एटम है और तुम इसकी पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालना चाहते हो तो ये वाली एनर्जी हमेशा 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 माइनस यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। सी यस और नो?
लेकिन अगर न्यूट्रल ना हुई नहीं है आपके पास, पहले से ही क्या है, फॉर पॉली अनाइनिक स्पीसीज, एक से ज़्यादा अनाइनिक स्पीसीज बन रही हैं, समझ रहे हो ना, जैसे यहाँ पर बना है n-3। n-3 कैसे बना होगा, पहले n से n- बना होगा, फिर n- से n-2 बना होगा, n-2 से n-3 बना होगा। तो जो पॉली अनाइनिक स्पीसीज हैं उस केस में जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी बेटा जी, ग्रेटर देन 0, यानी कि प्लस रहेगी। और प्लस रहने का सेंस ये हो जाता है कि रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक, यू नीड एक्सटर्नल एनर्जी टू एड ऑन द इलेक्ट्रॉन। आपको बाहर से एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के लिए। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दो बेटा। अगर क्लियर है तो ईमानदारी से इसको नोट कर लीजिए। अचल, कौन क्या समझ में नहीं आया बेटा बता, समझ में आया नहीं आया? डू मैसेज टू मी, बहुत जल्दी से मैसेज करो, जल्दी से मैसेज कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन तो करेंगे। क्वेश्चन में मैंने बोला बेटा अगर अनाइनिक स्पीशीज बनती है ना, अनाइनिक मतलब उमंग, अगर मैंने बोला n-3 बन रहा है n से, तो ऑब्वियस है उसमें जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस, और आई की वैल्यू क्या होगी, माइनस। अभी ऐसे और क्वेश्चंस कराने, डोंट वरी। बिल्कुल। वैभव शर्मा, तुम बेटा बहुत ऑनलाइन आने की कोशिश करते हो। सिदानी आज ऑनलाइन कैसे? सर पानी भरा होगा है ना, फरीदाबाद डूब रहा है। गाड़ी बाइक से तुम लोग आने वाले लोग हो, फिर भी तुम्हें जो है पानी सता रहा है। गलत काम है बेटा, गलत कर रहे हो। अगस्त भी मैंने ऐसी देख रहा हूँ डाउन होता चला जा रहा है, गलत बात बेटा। अनन्या की दोनों फ्रेंड जो हैं शायद होंगे ही नहीं, बहुत बुरी दशा है तुम लोगों की। ये तुम्हारा नेचर बता रहा है कि तुम आगे कितना अच्छा चलोगे। टीचर बेटा पेपर लिखने नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, समझ लेना इस बात को। आगे मूव करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया है क्या बोला हुआ है? इधर आ जाओ, नेक्स्ट आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है बेटा, देखना जरा ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, फॉर न्यूट्रल एटम। कौन सा एटम है ये? न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के लिए इसका मतलब ये हो गया, न्यूट्रल एटम की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, माइनस, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहती होगी, प्लस। और इसके बाद दूसरी तीसरी या उनका सम वो हमेशा क्या रहने वाला है बेटा जी, प्लस रहने वाला है। क्योंकि ए वंस एन न्यूट्रल, या मैं बोलूँ अ न्यूट्रल एटम कन्वर्ट इनटू एनाइन, तो जैसे ही एनाइन में कन्वर्ट होगा तो अब आने वाले इलेक्ट्रॉन हमेशा उसको क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, हमेशा रिपेल करेगा। शब्द समझ में आ गए? कोई डाउट है भाई यहाँ तक? किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, अच्छी तरीके से ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए प्यारे बच्चों। इधर आएंगे सभी, बहुत ध्यान से इसको देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए मैंने एक सवाल दे दिया, एक ये तरीका भी आपको सिखा देता हूँ वरना आगे कष्ट देगा। इधर समझेंगे भाई सभी, सुन ले। अब ये कोई ए है, ठीक है, तेरे नाम का सिंबल है मान ले ये, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, ए प्लस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा। और कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट है, ठीक। और यहाँ से क्या हो रहा है, एक एनर्जी रिलीज हो रही होगी। तो इस एनर्जी रिलीज को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके किया है इसने, बताओ जरा। ओहो, वेट, यहाँ से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए माइनस में। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके, राइट, गैसियस स्टेट में। यही तो होता है ना इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। तो बताइए जरा, क्या मैं इसको आयोनाइजेशन एनर्जी पहले लिख सकता हूँ, या फिर इसको क्यों ना मैं ऐसा लिख दूँ, डेल्टा एच ऑफ फर्स्ट? कोई दिक्कत है दोनों बातों में? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तुमसे पूछूं ए माइनस जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, फर्दर A-2 में, तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया होगा। अब बताइए मुझे, क्या इसका नाम आयोनाइजेशन एनर्जी 2, क्या इसका नाम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी, इसको भी 2 लिख सकता हूँ,
क्या मैं इसका नाम, इसी का नाम आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ ए माइनस लिख सकता हूं? समझ में आ गई होगी बात भाई। इसके रिस्पेक्ट में तो पहली है, इसके रिस्पेक्ट में दूसरी है। क्या बात समझ में आ गई? ऐसे ही मैं इसको और क्या लिख सकता था, डेल्टा एच ऑफ फर्स्ट ऑफ ए माइनस। यार ये शब्द भी समझ में आने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, फंसाने के लिए आपको ये वाली टर्म दे देगा, ये देगा ही नहीं, तो बच्चे को लगेगा अरे पहली तो है, पहली है तो इसका मतलब एक्सो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? लेकिन होगा आंसर क्या है इसका, एंडो। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये डेटा भी अपने दिमाग में आप लोगों को रखना है कि आपको रिप्रेजेंटेशन क्या मिली हुई है। अब इसको नोट कर लो ईमानदारी से, फास्टली। आयनाइजेशन लिख दिया क्या? ये बहुत देर से हाथ आयनाइजेशन पे ही चल रहा है एक्चुअली मेरा। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहली, और ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या बोलना चाहिए, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट ऑफ व्हाट, ए माइनस। अब ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है। चले आगे, बोलिए भाई। अगस्त, धीरज, मुकुल, अनन्य, अनय, प्रिशा, रुशेल, सिदानी, सौमिल, उमंग, वैभव शर्मा, अनन्य, अचिंत, अचल जोश। डू मैसेज टू मी इफ इट इज क्लियर टू यू। भाई बहुत आसानी से पढ़ा रहा हूँ अब तो इसको। चलिए आगे मूव कर लेते हैं। अब बहुत हो गया ये बचपन बचपन, अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा खेल लेते हैं बेटा जी। बहुत ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। समय आज थोड़ा सा कम है तो मुझे कंटेंट को खींचने भी देना। बहुत ध्यान से देखेंगे भाई सभी बालक। मैंने बोला फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। अब मेरे लिए दोनों वैल्यूज क्या है बेटा, सेम है, राइट। मैं जब भी बोलूँगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपके दिमाग में रहेगा ये इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी का भी सेम ही ऑर्डर है। बस किसका फर्क है बेटा, माइनस का फर्क है, राइट। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम। तो चलिए हम लोग साइज के बारे में बात कर रहे थे, साइज को सीख लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद सोचना और समझने की कोशिश करना, मुझे बताना हाँ सर आप सही कह रहे हो गलत कह रहे हो, बताना। किसी का साइज इतना छोटा सा है और एक साइज भैया इतना बड़ा है, एक साइज और बड़ा है। आप खुद सोचिए, समझिए और बताइए मुझे। यहाँ ये है मेरे पास न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टहल रहा है। बताओ कहाँ पर आने की पहले कोशिश होगी, या मैं कहूँ न्यूक्लियस अट्रैक्शन कहाँ ज़्यादा होगा। सर ये बात निश्चित है कि जिसका साइज छोटा है वो जल्दी से उसको खींचेगा, सही बात। जो जल्दी खींचेगा ना तो उससे एनर्जी भी ज़्यादा ही रिलीज होगी। इसका मतलब टॉप टू बॉटम साइज बढ़ने से अट्रैक्शन क्या होता है बेटा जी, साइज के बढ़ने से जो नेट अट्रैक्शन है, जिसको लोग न्यूक्लियर चार्ज बोल देते हैं, न्यूक्लियर चार्ज या नेट अट्रैक्शन क्या होता होगा बेटा जी, कम होता होगा। और अट्रैक्शन कम होने से दुनिया की सारी एनर्जी टॉप टू बॉटम, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, सारी एनर्जी जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी बेटा, टॉप टू बॉटम कम ही होगी। शब्द समझ में आ गए मैंने क्या बोला है? आप लोग अपने भेजे में एक बात बिठा लीजिए प्यारे बच्चों, आप ये बात अपने भेजे में बिठा लीजिए। जब भी तुम कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। अब चाहे एनर्जी आयनाइजेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन हो, चाहे वो लैटिस हो, चाहे वो कुछ और हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया अट्रैक्शन जहाँ कम वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी, कम। अब मुझे बताइए अगर टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता था तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता था भाई? सर लेफ्ट टू राइट साइज कम होता था। इसका मतलब ये भी निश्चित है कि यहाँ साइज कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या शब्दों को समझ गए हो या नहीं समझ गए भाई? ये दोनों बातें क्लियर है। मतलब मैं तुमसे कहूँ एक का साइज ए है और एक का साइज बी है, और बी जो है वो बड़ा इन साइज है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, ए की ज़्यादा होगी। उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ये रीज़न है। बट इट इज़ टिपिकली जर्नल। एक केस ऐसा आएगा जहाँ पर ये पिक्चर बदल जाएगी, राइट। अभी आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। होप ये पहला पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है।
पॉइंट नंबर 2 सीखिए प्यारे बच्चों, ये कह रहा फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, एंड आइंस ऑफ सेम एलिमेंट। आइंस ऑफ सेम एलिमेंट यानी कि सेम एलिमेंट के आयन। सब सेम एलिमेंट के आयन समझ में नहीं आता? जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन माइनस है, ऑक्सीजन -2 है, तो ये तीनों क्या है बेटा जी? आयन तो हैं लेकिन सेम ही एलिमेंट के आयन है, राइट। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोले तो जैसे ऑक्सीजन -2, F-, नियॉन Na और Mg। अब बार बार बताने का कोई औचित्य तो है नहीं भैया, ये हम लोगों ने प्रीवियस डेटा में सीख ही रखा है कि इन सभी के पास पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10। तो आप सीधी सी बात समझ लीजिए, जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी, सुन ले, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में ये बात अपने भेजे में रखना कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के, या जेड के, या मैं बोलूँ न्यूक्लियर चार्ज के, या मैं बोलूँ अट्रैक्शन के, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस चार्ज ऑन दैट स्पीसीज, और डिवाइडेड बाय क्या करोगे बेटा जी? माइनस चार्ज ऑन दैट स्पीसीज। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसका मतलब बात भी सही है यार, आप खुद सोचो, किसी न्यूक्लियस, किसी एटम पर ज़्यादा प्लस चार्ज है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को जल्दी से खींचेगा कि नहीं खींचेगा? और जो जल्दी से खींचेगा तो जल्दी से उसके ऊपर टकराएगा, जब टकराएगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी। क्या शब्द समझ में आ गए कि नहीं आ गए? तो मुद्दे की बात ये रही कि सर यहाँ पर O- है तो सर मिनिमम लिख दो, क्योंकि माइनस तो इन्वर्सली होता है एनर्जी के, और ये वाली टर्म फिर ऐसे फिर ऐसे। सर ये तो नोबल है सर, इसका साइज ऐसा होता वैसा होता, कैसा भी नहीं होता। आप साइज में कोई भी ऑर्डर बता लें, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो ऑर्डर मैंने लिखवा रखा, यही इसका एपिक आंसर है। यही इसका क्या है बेटा जी? एपिक आंसर है। याद रखना, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये बात बहुत जरूरी है। अगर सिंपल एटम होता ना, सिंपल एटम, तब मैं कह देता हाफ फील्ड, फुली फील्ड, फलाना फील्ड, ढिकाना फील्ड। भैया अभी तो अगर इनके इलेक्ट्रॉन भरोगे ना, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम आएगा। चतुराई मत कर देना कि हाँ देखो, अरे नियॉन है, ये तो साइज बड़ा होता है, इसकी एनर्जी तो सबसे कम होगी, और मारे जाओगे इतने कहते ही, क्योंकि तुम फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जा रहे हो, और सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ क्या आने वाला है बेटा? सेम आने वाले। शब्द क्लियर है भाई? इसके बाद अगर मैं पूछता हूँ I- है, I और I+ है, बताओ सर जो प्लस होता है वो एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही रीजन है प्लस, देन न्यूट्रल, देन माइनस, क्योंकि माइनस क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मेरी बातों में एक टर्म समझ में आ रही है कि हम लोगों को करना क्या है? बोलो भाई। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बेटा? 12 एटॉमिक नंबर है, इसका 11 है, इसका 10 है, इसका 9 है, इसका 8 है। 8 + 2 10, 9 + 1 10, तो सबका क्या होगा? 10-10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब भूल जा एलिमेंट क्या है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेगा तो सबका फिक्स हो गया ना, तो क्या बन गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ये नहीं देखना नियॉन क्या है, फलाना क्या है, फिर तो आपने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन बराबर कर दिए। जब बराबर ही कर दिए तो प्लस चार्ज के डायरेक्टली और माइनस चार्ज के इनवर्सली, प्लस चार्ज के डायरेक्टली और माइनस चार्ज के इनवर्सली। शब्द समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर टर्म आती है आज की क्लास की सबसे परफेक्शन वाली बात, कृपया करके ध्यान से सुनना अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना। बहुत ध्यान से सुनना भैया। 2 प्रकार के बच्चे होंगे, एक जो यहाँ उलझेंगे और ऐसा सुलझेंगे कि इस टॉपिक में फिर उलझने का सवाल ही नहीं है, ठीक है? तो इसलिए कृपया करके ध्यान से सुने। मौका दे रहा हूँ बेटा जी इस कॉन्सेप्ट को धारदार तरीके से सीखने का, और मैं एनसीईआरटी की इसमें गलती भी आप लोगों को बता दूंगा क्या गलती उन्होंने की है, राइट? बहुत ध्यान से देखिए। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पहली बात तो समझ लीजिए, कन्फिगरेशन 2 प्रकार से स्टेबल किए थे हम लोगों ने। पहली स्टेबिलिटी का नाम है हाफ फील्ड, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, बहुत सुंदर। और दूसरी स्टेबिलिटी जिसका नाम क्या है बेटा जी? फुली फील्ड। कौन सी स्टेबिलिटी है? फुली फील्ड स्टेबिलिटी। कृपया करके ध्यान से सुने, देर ना कर दें भैया इस बातों को सीखने में। अच्छा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए जब भी मैं हाफ फील्ड बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? हाफ फील्ड। इधर सुनो भाई, हाफ फील्ड बोलने का मेरा अभिप्राय है कि यहाँ कभी भी S1 को हाफ फील्ड बोलने की गलती मत कर देना, मार लग जाएगी। आप सीधा सीधा बोलो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी या तो P में होती है, या तो किस में होती है बेटा जी? D में होती है, या F में होती है 7 की फॉर्म में। और फुली फील्ड स्टेबिलिटी की बात कर दूं तो फुली फील्ड स्टेबिलिटी का मतलब होता है, एक तो ऑब्वियस है SK2 में,
फिर पी के 6 में, डी के 10 में और एफ के 14 में। मैं आपसे नॉर्मली एक बात पूछ रहा हूँ, अगर कोई तुमसे कहे कि बेटा तुम्हारे पास पैसों की संख्या अचानक से दे दे 500 करोड़ और तुमसे बोले कि आज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़नी है बेटा और तुम्हारे बैंक अकाउंट में 500 करोड़ है, तो बताओ पढ़ाओगे या पढ़ोगे? क्या कहोगे? एंजॉय करना यार, ये कोई पढ़ने पढ़ाने की चीज़ है। कहने का मतलब अगर आप पहले से ही हाईली स्टेबल हो गए, एग्जाम्पल दिया है, ऑल तो ऐसा होगा नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आप पहले से ही स्टेबल हो गए तो ये बात तय है कि तुम किसी के 2 रुपये क्यों लेने की कोशिश करोगे। मतलब पहले से अकाउंट में 500 करोड़ है और कोई तुमसे कहे भाई ये ले 100 रुपये और कुछ खा लेना, बात समझ में नहीं है तो अटपटा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वही सेंस यहाँ हुआ कि कोई एलिमेंटेशन पहले से स्टेबल है, वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा यार, अपने आप में स्टेबल है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी? क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब यहाँ से एक बहुत सुंदर बात बताने जा रहा हूँ जो आप लोग सीखें। इन सभी केसेस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग 0 होती है, ये बोल के किताब डिस्टर्ब कर रही है तुम्हें। क्यों डिस्टर्ब कर रही है? क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर नेगेटिव भी होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर ये क्या होती है बेटा, नेगेटिव भी होती है। तो क्या सीखे आप लोग, ये लिख दो और साथ साथ में क्या लिख दो, नेगेटिव लिख दो। इसका मतलब ये कह सकते हो, आप सोचो आपके टीचर ने पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बताई थी, ऑलवेज प्लस। समझ में आएगी मेरी बात? लेकिन यहां पहली क्या मिली तुम्हें बेटा जी, नेगेटिव। तो पिक्चर खराब हुई, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। तो याद रहे नेगेटिव या 0। नेगेटिव देखो नोबल गैस वाले ग्रुप की तो लगभग क्या रहती है बेटा, 0 ही रहती है। बेरिलियम और समहाउ बेरिलियम तो करता ही करता है, मैग्नीशियम भी थोड़ा सा नेगेटिव इसका डेटा है, प्लस क्या नाम है नाइट्रोजन का जहां तक मुझे याद आ रहा है इट इज अराउंड 0.5, लगभग 0 सेंस समझ लो बट, है ना? मतलब 0 के अराउंड, नेगेटिव में भी चला जाएगा ना तब भी 0 के क्या रहेगा, अराउंड रहेगा, राइट? तो याद रहे, मान लीजिए अगर पेपर में आ जाए सवाल, इनमें से किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहली माइनस है, तो भैया पहले तो दिमाग हिलेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट सर ने गलत बता दिया इसका मतलब। लेकिन फिर जब ये बात याद आएगी तो गेम समझ में आएगा कि सर जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चारों में से फॉलो कर रहा होगा उसकी वैल्यूज को माइनस में या लगभग 0 में काउंट करके टिक कर दो। क्या सेंस समझ में आ गया? सेंस समझ में आ गया बेटा कि आप ये बात सुनते ही बाकी बच्चों से ऊपर हो चुके हो, इसको फील करना जब सवाल आएगा। चलो मान लेते हैं आप लोगों को समझ में आ गया कि इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग कितनी मिलेगी आप लोगों को, 0 या फिर मैं कहूँ नेगेटिव। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल टू द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट? जैसे नोबल गैस हो गई भैया, नोबल गैस कौन कौन सी है मेरे पास, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, इन सभी नोबल गैसेस। और यहाँ पर आता है मेरे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, वो सब पिक्चर। और आपका आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब पिक्चर। आप लोग फील कर पा रहे हो? इन सभी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत 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 कम होती है। किताबी ज्ञान के अनुसार लगभग 0 होती है। नहीं, अगर 0 होगी तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन अगर माइनस हो गई एनर्जी, तो अगर ये माइनस है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गई, प्लस हो गई तो एंड हो गया। ठीक है ना? बिल्कुल ऑब्वियस है ना यार। देखो हीलियम पे इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ऐड किया जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ऐड किया जाएगा क्योंकि वो तो अपने आप में क्या है, पहले से स्टेबल है। ये गेम समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या इसको कैटर कर पा रहे हो आप लोग कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? तो ये रहा तुम्हारा स्टेबिलिटी का ज्ञान। ठीक है, वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बात कुछ ऐसी है कि मान लीजिए आपके पास 2s आ जाए, 2s1, ठीक है बेटा, और एक आ जाए 3s1। नॉर्मली पूछ रहा हूं, आप बताइए किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, सोच के बताना। सर ऑब्वियस है, न्यूक्लियस के क्लोज है तो इसका मतलब अट्रैक्शन इसका क्या मिलेगा, ज़्यादा। समझ में आ गई होगी बात।
ऐसी में पूछूं तुमसे भैया ये 3p1 है और ये 3p2, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जो 1 जो नज़दीक रहेगा वहाँ पर क्या रहेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन कम तो अट्रैक्शन ज़्यादा, रिपल्शन कम। सेंस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये बेसिक डेटा था जो मैंने आपको सिखाना था। मेरा मन तो कर रहा है मैं एक बात और लिख दूँ क्या? चलो लिख ही देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए, तुम्हारे जीवन में अगर नियॉन आ जाए, नियॉन आ जाता हीलियम के नीचे नियॉन, उसी पीरियड में एक नाइट्रोजन आएगा और उसी पीरियड में यहाँ पर बेरिलियम आएगा। सोच के आंसर देना बेटा। क्या तुम जानते हो कि ये 2s2 है? क्या तुम जानते हो कि ये 2p3 है? क्या तुम ये जानते हो कि ये 2p6 है? हाँ या ना? ये तीनों ही इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मेरा आंसर मुझे ये बताना है आप लोगों को कि इनमें से किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैंने सवाल ही बना दिया भैया, ये कंफ्यूजन है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ जनता कंफ्यूज है, कुछ भी लिख रखा उल्टा सीधा, और तुम कहोगे तो मैं इसका सोर्स भी निकाल के तुम्हें चेक करा दूंगा कि सर देखो ये वैल्यू कैसे आई है। पहले इसको एक बार सोचो जरा, 2 मिनट सोचो, फिर कवर कर दूंगा मैं। मुस्कुरा मत, जल्दी बता। केमिस्ट्री कम कर रहा है ना तू पढ़नी, जल्दी बता। चलिए मैं बता देता हूं इस सवाल का आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सबसे ज्यादा ये कम मिलेगी आपके नियॉन की, उसके बाद दूसरे नंबर पे मिलेगी आपका बी की, और तीसरे नंबर पे मिलेगी नाइट्रोजन की। मैंने देखा है भैया कुछ मॉड्यूल्स में, कुछ किताबों में इस ऑर्डर को लिखते हुए बोला है, सबसे मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सबसे कम, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद बेरिलियम। ठीक है मेरे भाई। अब सवाल उठता है कि सर इसकी ज़्यादा क्यों है सर? ये तो सर 2s2 है सर, और ये सर 2p3 है। यार एक बात बताओ, ये 2s2 है ना, तो इसकी जो अगली शेल आएगी वो क्या आएगी? 2p आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? और इसकी जो p है वो पहले से ही p है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उससे उसको ऐड कराने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू 2p1। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? क्योंकि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है पहले से, जबरदस्त रिपल्सन भी मारेंगे, अट्रैक्शन तो है ही है, स्टेबिलिटी तो है ही है, प्लस रिपल्सन भी मार रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा एनर्जी, या मैं कहूँ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो गेम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैंने मान लिया कि आपको समझ में आ गया, राइट? मैंने मान लिया। ऑल दो भैया कोई इच्छुक हो तो तुम कहो तो डेटा दिखाऊं, दिखा दूं? समझ गया या नहीं? देखने की इच्छा कर रही है तो देख लो भाई डाटा। अरे ये क्या खुल गया? चलो, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या बोलना चाहिए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरा लिख दें, एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड डेटा। अच्छा डेट्स आ गए तो कुछ और आ जाएगा भाई, बच्चे हैं ये, ऐसे टीचर वायरल हो जाते हैं तो इसलिए बच के लिखना पड़ता है भाई। कहाँ है? कहाँ? यही आती है भैया, और इतना गलत तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं डेटा पेज। देखो भैया कुछ डेटा समझ में आ रहा है तुम लोगों को? एक तो बेरिलियम नजर आ रहा है, सर ने कुछ बोला था, अब याद कर ले जल्दी से। बोला था ये वैल्यू क्या मिलेगी? नेगेटिव। ठीक है, अब ये भी देख ले, सुन ले। नाइट्रोजन देख, वैल्यू तो नेगेटिव है, वैल्यू क्या है? नेगेटिव। लेकिन देख रहा नेगेटिव में और इस नेगेटिव में बेटा कम वैल्यू कौन सी मिलेगी? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे पता है, पता है नहीं पता? ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, क्योंकि माइनस में आप लोग देख रहे हो। मैथमेटिक्स भी चेक करना तुम्हें अपना, ठीक है? और इसके अलावा और कहाँ गया? नियॉन देख लो, नियॉन की वैल्यू तुम्हें क्या नजर आ रही है बेटा जी? शब्द समझ में आ गया? ये 2 नंबर ये दिखा रहा है कि सेकंड शेल सब शेल के बारे में बात कर रहा है। अरे गेम समझ में आ गया? चलो मानकर चल रहे हैं कि डेटा क्लियर है। देखो इससे ना एविडेंस मिलता है आपको, अंदर से मोटिवेशन मिला होगा, हाँ यार नेगेटिव भी होती है। कोई जीरो बताएगा तो बोल सकोगे हाँ जी देखो नेगेटिव भी होती है। चलो
आगे मूव करते हैं। तो डेटा समझ में आ गया, नोट हो गया ये, नोट हो गया ये, नोट करो जल्दी। आगे मूव करें, चलिए इधर देखिए भाई। अब सीखिए भाई, मान लीजिए पीरियड नंबर 1 है बच्चा, है ना। अच्छा, पीरियड नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। चलो बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी प्यारे बच्चों? सर किसकी ज़्यादा होगी? सर देखो पहली बात समझ लो, ये नोबल गैस है, इसकी वैल्यू कम होती है। ऑल्दो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा सर ये स्टेबल है और ये स्टेबल नहीं है, इसलिए इट कैन गेन द इलेक्ट्रॉन, ये नहीं करेगा गेन। तो आप ये डेटा क्लियर है, हाँ या ना में जवाब दे दो। डेटा 100% क्लियर है। पीरियड नंबर 2 इंपॉर्टेंट टास्क, सुनो भैया ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 से 3 बार घूमोगे आप लोग, इसलिए ध्यान से सुनो। पीरियड नंबर 2 का पहला एलिमेंट है लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन। सही है क्या? बोलो भाई। आप जान पा रहे होंगे, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो 2s1 है, 2s2 है, 2p1 है, 2p2 है, 2p3 है, 2p4 है, 2p5 है और ये 2p6 है। शब्द तो समझ में आ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग समझ पा रहे हो ये स्टेबल है, आप ये भी समझ पा रहे हो ये स्टेबल है, आप ये भी समझ पा रहे हो ये स्टेबल है, हाँ या ना। और नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल ज़िंदगी की बात करूं तो लेफ़्ट टू राइट कोई भी एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेफ़्ट टू राइट क्या होती होगी बेटा जी? बढ़ती होगी, हाँ या ना में जवाब दे दो। तो मैं पहले सबसे कम वाला लिख देता, नियॉन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन भाई का क्या मिलेगा? सबसे कम, क्योंकि भाई कौन है? नोबल गैस। उसके बाद बेरिलियम और नाइट्रोजन का डेटा मैंने सिखाया तुम्हें, मैंने ये बात मैंने बताई है, अदरवाइज तुम लोग गलती करते हैं इसमें। तुम लोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन को पहले रख देते हैं कि सर देखो ज़्यादा से ज़्यादा एक कूद जाएगा। सर करने वाले थे कि नहीं करने वाले थे? लेकिन नहीं कूदेगा। यहाँ कौन आएगा पहले? कौन आएगा? बेरिलियम। सिखा के गलत करने वाले। चलो ये हो जाएगा नियॉन, ये है बेरिलियम, ये है नाइट्रोजन। अब बताओ भैया इसके बाद सर अब लेफ्ट टू राइट क्या होता? बढ़ता है। तो पहले लिथियम डालूं या फिर बोरॉन डालूं? लिथियम क्यों डालना चाहिए? पहले लिथियम डालूं बोरॉन डालूं? क्योंकि न्यूक्लियस के पास है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए ना गधे। तो जब ज्यादा होनी चाहिए तो बोरॉन पहले आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम कैसे लिख रहे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर। नहीं आया समझ में? अरे भैया ये 2s1 है ना भाई, मेरी बातों का बुरा माना करो, ठीक है? ऐसे मत सोचो कि बिना बुरा मानने के लिए बोल रहा हूं, बुरा मानो मेरी बातों का। क्या कह रहा हूं मैं? ये 2s1 है ना, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया और इसमें कितने बेटा? 1। लेकिन 2p है ना यार, तो ये बाहर है और ये 2s है, तो ये इसकी जब इसमें अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इससे एनर्जी क्या निकलेगी? ज्यादा निकलेगी। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया बेटा? ये लिथियम है ना, यहाँ पर ये 2s1 है, तो बात को समझ, तू समझ रहा है, बस सेंस नहीं लगा रहा उसके लिए। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तब अच्छा रहेगा या 2p में आएगा तब अच्छा रहेगा? सोच के बता, खुद सोच। किसका न्यूक्लियस ज़्यादा खींचेगा? जिसका खींचेगा वो ज़्यादा एनर्जी भी निकलेगा। यही तो सिखाया हमने कि इलेक्ट्रॉन की अपनी जहाँ इच्छा है इलेक्ट्रॉन जाने की, वहाँ से एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। तो ये समझ में आ गया? इसका और इसका एक्सेप्शन है बेटा, जो बच्चा गलती करता है और इसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप करते रहिए जो आपको करना है, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तुम्हें कुछ समझ में तो आया नहीं होगा भाई, पक्की बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी बालक को? देखो इसमें जो काम की बात थी ना, जो आपको बाकी बच्चों से अलग करेगी, वो ये करेगा। आई बात समझ में? और ये तो चलो फिर भी बता ही देते हैं। चलो इधर आ जाएंगे भैया पीरियड नंबर 3 में। बताओ सेम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? पीरियड नंबर 3 का पहला एलिमेंट बता जल्दी से, कौन होगा? सोडियम। उसके बाद बेटा मांगे, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। जल्दी से बता दो सर, क्या ये 3s1 होगा? क्या ये 3s2 होगा? क्या ये 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6 होगा या नहीं होगा? हाँ या ना में जवाब दे दो। अब बताओ भैया, यहाँ ये स्टेबल है, यहाँ ये स्टेबल है, यहाँ ये स्टेबल है, ठीक है? अरे हाँ या ना? तो सबसे पहले किसको लिखना पड़ेगा? इंक्रीजिंग में लिख रहा हूँ, तू ही बता चल। सबसे पहले किसको लिखूंगा? आर्गन। उसके बाद मैग्नीशियम।
उसके बाद फॉस्फोरस। याद दिलाइयो जाते हुए, इसमें 2 डंडे फालतू मारने मुझे। आगे बता, सोडियम लिखूं या एल्युमिनियम लिखूं पहले? एल्युमिनियम। समझ में आ गया ना रीजन क्या है बेटा? और फिर आएगा सोडियम। एक बार डांट के बाद देखो कितना अच्छा समझ में आता नहीं। चलो गेम समझ में आ गया भाई। थर्ड पीरियड का भी 100% क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये डेटा 100% क्लियर होना चाहिए, कोई दुख दर्द ना हो इसमें। छापो इसको, छापो जल्दी से। चलिए जी, हो जाएगा भाई। चलिए मैं मान लेता हूँ ये बातें क्लियर है, मैं मान लेता हूँ ये बातें क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए, इधर आइए। पी ब्लॉक एलिमेंट की मैं बात कर लेता हूँ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। मैं जानता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझने में थोड़ा दुख दर्द होगा, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने प्यारे बच्चों। सुनो, पी ब्लॉक के अंदर पाए जाने वाले ग्रुप्स की संख्या देखो। सबसे पहला ग्रुप कौन सा होता है? 13। उसके बाद कौन सा होता है बेटा? 14। उसके बाद कौन सा ग्रुप पढ़ाएंगे हम लोग? 15। उसके बाद कौन सा ग्रुप पढ़ाने वाले हैं बता जल्दी से? 16। फिर बता 17। फिर बता बच्चा कौन सा पढ़ेंगे? 18। चल बहुत ध्यान से सुन, बड़ा ही मज़ेदार तरीके से इसको सिखा देंगे और आपको बताएंगे कि यही पूरा डेटा है। अगर मैं सेकंड पीरियड के बारे में बात करूं, कौन सी पीरियड के बारे में बात करूं? सेकंड। तो बच्चा देख इधर देख, सेकंड पीरियड के बारे में बात कर रहा हूं। तो बेटा 13 ग्रुप में पहला एलिमेंट कौन सा आता है? बोरॉन। बैगन आलू गाजर इन थाली, सही है? बैगन आलू गाजर इन थाली। इसके जस्ट बगल में आ जाओ, कहे सीता जी सुनो प्रभु। आगे, नया पुराना आज सब बिकेगा। नेक्स्ट, उस से टेपो। नेक्स्ट, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। ऑटो हटा दो, चलो 80 हटा दो है ना अभी के लिए। यहाँ आ जाओ 18 ग्रुप में। तो हीना ऊपर आता है, मैं यहाँ नीना से स्टार्ट कर रहा हूँ। नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। क्लियर मेरे भाई? चलो इधर आओ बच्चे। कोई तुमसे पूछे 18th ग्रुप को मैं थोड़ा सेपरेशन से बता रहा हूँ। देखो यार 18 ग्रुप की नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ कितनी होती होगी? सर लगभग 0। इसको मैं क्या कंपेयर करूँ बताओ कि 0 में माइनस के नज़दीक कौन? नहीं कंपेयर होगा, सवाल भी नहीं बनेगा इवन। अभी इसको सीखने की कोशिश करो प्यारे, बहुत ध्यान से इसको समझने और सीखने की कोशिश करो। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है बेटा। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी कि कौन सा ग्रुप है ये? 17। रुक जा, भी कितने बजे क्लास है? रुक अभी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बेटा ध्यान से सुनना, सुनो। देखो फ्लोरीन के अंदर आउटर मोस्ट में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, सही है भाई? क्लोरीन के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? बाहर में फिर भी 7। प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन टहल रहा है, तुम भी इलेक्ट्रॉन हम भी इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गेम है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, टकराए, एनर्जी रिलीज करे, हाँ या ना? और एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ पूछूं, मैं तुमसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी आ जाएगा या इजीली इस पर अटैक कर देगा या इजीली ये खींच लेगा? तो आप कहोगे सर क्लोरीन। वाई? सर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माना ज्यादा है, माना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है प्यारे बच्चों, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी तो ज्यादा है भाई। यहां पर साइज बाय चार्ज रेशो बढ़ने से, या मैं कहूं चार्ज बाय साइज रेशो बढ़ने से, चार्ज ज्यादा है एज कम विद रिस्पेक्ट टू साइज। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चार्ज डेंसिटी बोलो इसको। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा है, जबकि ये रिपल्शन यहां नहीं है क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या है? बड़ा। जो काम तुमने इसके लिए सीखा वही काम आपके सभी सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए होता है। एक बड़ी एक्सेप्शन यहां है, सुन लो ध्यान से, सुनो रे। देखो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बताओ? घटती है कि नहीं घटती? तो सर जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम घटेगी तो ये निश्चित है कि सबसे
ज्यादा यहां पर हम क्या सोच रहे थे, किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की। फिर किसकी सोच रहे थे, क्लोरीन की। फिर किसकी सोच रहे थे, ब्रोमीन। और उसके बाद किसकी सोच रहे थे, आयोडीन। मतलब मैंने सोचा, एक्सपेक्टेड तो ये था, लेकिन क्योंकि तुमने एक्सपेक्ट किया है तो गलती होगा। आप क्लोरीन, ये फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन लगा के चले। अरे गेम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो भाई। तो मुद्दे की बात ये रही प्यारे बच्चों, एक ट्रिक बता रहा हूं, इसको स्वैप कर लो। अरे सीख पाया कि नहीं सीख पाया, बस ऑक्सीजन वाले अभी अभी के लिए बता रहा हूं, देखो ऐसे स्वैप कर लो। सर जब इतना ही है सर, ये भी क्या बताना। सुनो भाई, ग्रुप नंबर 14, 15, 16 और 17, ऐसे ही आप 13 को भी करके दिखा देता हूं मैं। इसको कहां पहुंचा रहा हूं मैं, 13 को भी मैं करके दिखा रहा हूं, राइट बेटा। लेकिन सच्चाई कुछ और है, ये किताबी ज्ञान है बेटा, मेरा ज्ञान नहीं है। जब मैं डेटा पर बात करता हूं ना बेटा, डेटा कुछ और है। ऑक्सीजन सबसे कम हो जाता है, और यहां से बोरॉन जो है ना, होना चाहिए था गैलियम से ऊपर, लेकिन ये पहुंच जाता है इंडियम से नीचे। अद्भुत अद्भुत है ये, जाके चेक कर लेना, किसी सोर्स पे तुम्हें मिले तो हमें बताना। ये देखो सर, आपसे पहले पढ़ा रखा भाई साहब ने। मैं क्या कह रहा हूं, सबसे ज्यादा यहां किसका होगा 13 ग्रुप में, बता दे सर। एल्युमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद अपना बोरॉन, और उसके बाद कौन, थैलियम। रीजन वही है कि साइज और इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी का रिपल्शन है, वो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहा। फिर ये डेटा एक्सपेरिमेंटल चलने लगता है। यहां अगर मैं पूछूं 14 ग्रुप में बता दो, तो आप क्या कहोगे सर, सिलिकन, देन कार्बन, देन जर्मेनियम, देन टिन, देन लेड। अरे मजा आ गया भाई, बोलो। यहां आ जाओ, इस वाले ग्रुप में देखोगे, इस वाले ग्रुप में तो सबसे पहले फॉस्फोरस, फिर नाइट्रोजन, फिर आर्सेनिक, फिर आपका एंटीमनी, लास्ट में कौन आ जाएगा, बिस्मिथ। जबकि ऑक्सीजन वाली फैमिली में देखोगे तो सबसे ज्यादा सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलिनियम, फिर पोलेनियम, और लास्ट में जाके कहीं भाई साहब ऑक्सीजन। इन भाई साहब का बता दिया। अच्छा, 17 ग्रुप की एक अर्ज है, क्या क्या अर्ज है भाई इसकी, एक इसकी अर्ज है कि भैया 17 हैं, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम स्टेबल हो जाएं। तो इसका मतलब इन सभी पी ब्लॉक के एलिमेंट में जो मैक्सिमम 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 जो मैक्सिमम जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पाई जाएगी, अगर कोई 17 ग्रुप का एलिमेंट है और बाकी कोई 15 16 का है, तो आप पीरियड कुछ नहीं देखेंगे, 17 वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ज़्यादा बता डालेंगे। क्या शब्द समझ में आ गए, अरे पल्ले पड़ गया। इसमें कहने के लिए मेरी दिमाग में बहुत सारी बातें अभी आ रही हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है। अभी के लिए इतना गेम समझ में आ गया। हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, बता दे मुझे जल्दी से। क्या एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे, हाँ या ना में जवाब दो। कभी भी नहीं, क्यों, मेटल है, मेटल का ये नारा है, इलेक्ट्रॉन नहीं हमारा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द फिनोमिना ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? होप ये बातें क्लियर होंगी। कृपया करके ईमानदारी से इसको नोट करिए और होमवर्क दिखाएं और जाएं, ठीक है, अदरवाइज डंडा खाएं, ठीक।